राहुल गांधी को इकोनॉमिक्स के बारे में क्या ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है सर। उल्टे सीधे, अरे उनको ये तक नहीं पता है कि आटा को लीटर में नापते हैं या केजी में मापते हैं। पप्पू की बात मत करो ना, पप्पू तो पप्पू ही है, उसको तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। फालतू की बकवास बकता है, फालतू में कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ आदमी है। राहुल गांधी जी एजुकेटेड है ना, एक्सपोर्ट विदेश से पढ़ के आए हैं, एनसीसी के फॉर्म नहीं पता है। नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, राहुल गांधी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसको लेकर एक बात बोल रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहां चला गया जब अमेरिका ने 27% टैरिफ भारत पर थोप दिया। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया कि जब यूनुस भारत के खिलाफ बोलता है तब मोदी जी चुप रहते हैं। अभी आज की अगर खबर की बात करें तो अमेरिका ने पॉज लगा दिया है 90 दिनों का, लेकिन राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया, लोग क्या रिएक्शन देंगे ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या नाम सर? संजय चौहान। संजय चौहान। चौहान साहब, राहुल गांधी टैरिफ को लेकर एक बात बोल रहे हैं कि 27% टैरिफ जो है भारत में आर्थिक संकट ला सकता है। उन्होंने एक दूरदर्शी भविष्य को देखते हुए ये बयान दिया है और चाइना जैसे देश के ऊपर उन्होंने 100% से ज़्यादा भी वहाँ पे टैरिफ इम्पोज कर दिया है। तो राहुल गांधी ने इस चीज़ को देखते हुए भविष्य की एक परिकल्पना की है कि यदि 26% लगातार कंटिन्यू रहेगा तो भारत के अंदर एक आर्थिक मंदी आने की संभावना है। आर्थिक मंदी आएगी इस बात की निश्चितता नहीं है। उन्होंने ऐसा एक भविष्यवाणी की है कि शायद अगर ऐसा हुआ, देखिए क्या होगा जब भी हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी। भविष्यवाणी ज्योतिष लोग करते हैं या कोई ज्ञाता होते हैं वो लोग करते हैं, राहुल गांधी की भविष्यवाणी पे इतना जोर क्यों? नहीं, देखिए वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीतिक जो व्यक्ति राजनीति में होता है वो राजनीतिक रूप से भविष्य की राजनीति को साधते हुए देखते हुए अपनी भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूरदर्शी विचारधारा के राहुल गांधी। उनको सीरियस में नहीं लेता हूँ सर। सबसे बड़ी बात है कि उनको ये नहीं पता होगा कि अमेरिकन ब्रांड्स अमेरिका में ही नहीं बनाती है, वो जाती है चाइना में बनाने। क्योंकि एक अमेरिकन डॉलर, जैसे समझ लीजिए 1 घंटा अगर कोई वर्कर काम करता है अमेरिका में, जैसे नाइकी का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर नाइकी का अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है अमेरिका में, उसको 1 घंटे के $22 देने पड़ते हैं। यही चाइना में जाएगा, यही वो लोग चाइना में जाते हैं और वहाँ बनाते हैं, 1 महीने के उनको $42 देने पड़ते हैं। तो भाई अमेरिका में क्यों कौन अपना वो करवाएगा? इसीलिए देखिए अमेरिकन डॉलर गिर रहे हैं। आप जनवरी में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 87 रुपये थे, अभी 84 या 85 रुपये हैं। ये राहुल गांधी को इतना सा मैथमेटिक्स नहीं आता होगा कि डॉलर जो टूटता है या मजबूत होता है उसका लॉजिक क्या है, उनको ये नहीं पता होगा। मगर उनको ये पता है कि मंदी आ जाएगी। मंदी कहाँ आएगी? मंदी अमेरिका में आएगी। क्यों मंदी आएगी यहाँ पे? अगर यहाँ से अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं 26%, जो कि होल्ड पे है गया, 90 दिन के लिए होल्ड पे रख दिया गया है। आज अगर वहाँ के भी क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री और सब कोई बोल रहे हैं कि ये चीज़ एकदम गलत है, आप जो कर रहे हैं इससे गलत है। आज एक पेंगुइन का जगह जो जहाँ पे सिर्फ पेंगुइन का आइलैंड है वहाँ पे भी 10% लगा दिया उन्होंने। उसका भी लॉजिक है, लगाया है, गलत नहीं लगाया उन्होंने, उसका भी लॉजिक है। चलिए छोड़िए, राहुल गांधी को अर्थशास्त्र के बारे में क्या, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है सर। उल्टे सीधे, अरे उनको ये तक नहीं पता है कि आटा को लीटर में नापते हैं या क्या बोलते हैं केजी में मापते हैं। कह रहे उनको तो कोई ज्ञान ही ना है। ठीक है, हर व्यक्ति को आकलन करने का अपना एक स्वतंत्रता है, भी व्यक्ति है उसमें। भैया की बात हो सकती है राहुल गांधी को किस पैमाने पे वो माप रहे हैं। बात ये है कि वर्तमान 2025 में, आज हम अप्रैल में 10 अप्रैल 2025 को बात कर रहे हैं। 10 अप्रैल 2025 को भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लगभग 2 लाख रुपये। और प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है? 1,77,000 रुपये। और हम कहते हैं हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी विश्व की बन जाएंगे, हम 10 ट्रिलियन पार कर लेंगे। कैसे? कोई तो पैमाना होगा आपका, कोई तो अर्थशास्त्र होगा आपका। वो अर्थशास्त्र आज हमें समझाएंगे क्या? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो समझा पाएंगी कि आज 10 अप्रैल 2025 को भारत के प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए है लगभग, और 1,77,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है। तो कैसे हो जाएगा? डाटा गलत है। एक आदमी के ऊपर में इस देश में 90 लाख रुपए का कर्ज है, जो कि अमेरिका में ये चीज एक आदमी पे करोड़ों रुपए पे जाता है। समझे, 8 या 9 करोड़ रुपया एक इंसान पे है। चाइना में यही प्रति व्यक्ति कर्ज, प्रति व्यक्ति चाइना में ये 4 करोड़ है या कुछ ऐसा कुछ है। और उसके बाद में इंडिया में सिर्फ 90 लाख रुपया। ये जो बता रहे हैं 1 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं 90 लाख है। 1,77,000 बोला है।
मैंने बोला प्रति व्यक्ति कर्ज 1,77,000 रुपया है और कह रहे हैं कि चाइना के प्रति व्यक्ति कर्ज करोड़ों में है, प्रति व्यक्ति अमेरिका का नहीं, कर्ज प्रति करोड़ों में व्यक्ति है। आमदनी 2 लाख रुपए के लगभग है, मैंने ये बोला। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप कौन से अर्थशास्त्र भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं? आपने नोटबंदी की, आपने नोटबंदी का जो आप एक आदेश लेकर आए वो किस लिए लेकर आए थे? कि काला धन समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी के बाद तो भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ तक कि जो भ्रष्टाचार पे फैसले देने वाली न्यायपालिका थी उनके घरों में नोटों में आग लग रही है, वो काला धन बन जा रहा है। तो नोटबंदी का फ़ायदा क्या हो? आप कहते हो 26% जीएसटी अमेरिका इम्पोज कर रहा है, तो 18% हाईएस्ट जीएसटी तो आपने भी लगा रखी है। आपने भी तो जीएसटी यहाँ पर दिल्ली के अंदर लागू कर दिया ना। आपको जीएसटी से भी दिक्कत है? जीएसटी से दिक्कत नहीं है, जीएसटी से रेवेन्यू बढ़ेगा तो जो पेट्रोल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं, सीएनजी की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं, घरेलू गैस दाम की सिलेंडर की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। एक बात बताइए, लास्ट कब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी? सर देखिए, सबसे पहली बात ये जो 50 रुपये बढ़े ना, ये पहली बार नहीं बढ़ रही है। और मैं उस समय डाटा थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं गलत डाटा बता दिया था। अमेरिका में जो प्रति व्यक्ति जो कर्ज है ना वो 90 लाख रुपया है, ब्रिटेन में 42 लाख रुपया है, चाइना का 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है, इंडिया में 1.25 लाख है। तो भाई इंडिया में जो कर्ज है ना सर, सबसे बड़ी बात कि ये जो कर्ज है हम एक बार में चुका सकते हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व बाकी कंट्रीज के मुकाबले भारतीय लोगों पर कर्ज जो है वो कम है, बहुत कम है, और हम चाहें तो अपना जो कर्ज है एक गो में चुका सकते हैं। पहले हमारा फॉरेन रिजर्व कितना था कांग्रेस के टाइम में? 100 करोड़ भी नहीं था, समझे। आज वही 600 या 683 बिलियन डॉलर या कितना है। हम चाहे ना, और हमारे पे देश पे कर्ज कितना है, 205 लाख करोड़ का कुछ, तो हम चाहे ना तो एक बार में अपना कर्ज चुका सकते हैं। ये कर्ज कुछ भी नहीं है। और अमेरिका पे कितना कर्ज है? 32 ट्रिलियन या क्या ऐसा कुछ है। तो सर देखिए, बात क्या है, इंडिया वे बेटर जगह पे है, मगर इसका कोरोना के टाइम में अभी हमारे अगर सही अगर समझ लीजिए, अगर मेजर्स नहीं लिए जाते ना, अभी 26% 27% इन्फ्लेशन का रेट होता, मगर अभी कितना है? 6% या कुछ ऐसा कुछ है इन्फ्लेशन। नहीं, इन्फ्लेशन का रेट कुछ ध्यान में नहीं है मेरे को, जो भी है इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम है अभी, अगर कोरोना के टाइम में अगर मेजर सही नहीं लिए राहुल जाते। गांधी के हिसाब से तो इंडिया सही रास्ते पर नहीं है ना? राहुल गांधी के सर हिसाब से जेमी डेमोन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना, वो कह रहे हैं कि 2027 तक इंडिया 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, हम 2028 में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। उनके हिसाब से सर बात है क्या, वो सिर्फ जॉर्ज सोरोस का बात मानेंगे, जॉर्ज सोरोस का बात भरोसा नहीं है ना, जैसे इन्होंने सवाल किया कि कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा सबसे बड़ी, समझाइए। जैसे सर सुनिए, गोल्डमैन सैक्स ने अभी एक छोटा सा चीज बोल दिया, पूछा था ना आपने? अभी सुनिए सर, एक छोटा सा मैं बोलूंगा फिर ये बोल लेंगे। अभी मैंने बहुत लोगों को छाती पीटते हुए देखा कि भाई राम, सोना 96,000 चला गया, 1 लाख पार चला जाएगा, मगर वही गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आता है कि अभी, और बहुत सारे अर्थशास्त्री का आता है कि सोना 56,000 रुपया चला जाएगा। नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है। अरे भाई, ऊपर जाए नीचे जाए, देखिए ये दस्तूर है, शेयर मार्केट सिर्फ नीचे ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे टूटेगा भी। आज हर्षद मेहता के टाइम में क्या हुआ था? मार्केट क्रैश कर गया था। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था? मार्केट क्रैश कर गया था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो लोग शेयर मार्केट में कर रहे हैं मेरे से ले लो, 18,500 आएगा शेयर मार्केट। अभी 22,000 चल रहा है, 18,500 आएगा शेयर मार्केट, ये मेरा अनुमान है। तो राहुल गांधी क्यों करते, मतलब उनको हर चीज से अर्थव्यवस्था उनकी डूब जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी इस देश में करे या अमेरिका? पोर्टफोलियो देखा है? आपने उनका पोर्टफोलियो देखा है? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक में, गवर्नमेंट पीएसयू जो है ना सर, उसमें सबसे ज़्यादा उनकी शेयर्स हैं, जो उनसे कमा भी रहे हैं, मगर गाली भी उनको ही देना है। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर पे आती है, ठीक है। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था अभी 2025 में 5वें नंबर पे है, तब 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन मुफ्त ले रहे हैं सरकार से। पहले क्या होता था कि हमारा भारत एक्चुअल में पिछड़ा हुआ था, मैक्सिमम लोगों के पास राशन कार्ड था ही नहीं, मैक्सिमम लोगों तक रोज जो है राशन पहुंच ही नहीं पाता था, इसलिए 25 करोड़ का डेटा था। जब वो डेटा करेक्ट हुआ, मैक्सिमम लोगों तक राशन पहुंचना स्टार्ट हुआ, उसका वो एक एक्यूरेट मैं मान लिया घर का और परिवारों का अलग कैलकुलेशन हो गया। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं था, अब मैक्सिमम लोगों के पास राशन कार्ड है, जिसकी वजह से ये डेटा आ रहा है कि हाँ 80 करोड़ रुपये 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। वैसे मेरा ये मानना है, भारतीय होने के नाते, कि इस तरह के डेटा होने नहीं चाहिए। सरकारों को तो 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये इस तरह के डेटा नहीं देने चाहिए थे, बताना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है। वो अब इंटरनली किसी को सपोर्ट कर रहे हो आगे आने के लिए, वो करिए। स्किल डेवलप के लिए काम करना चाहिए, रोजगार के बारे में बात करना चाहिए, और जो सरकार कर रही है, मुझे उम्मीद है
बात है। और चौहान साहब, यूरोप में इंडिया को पहले सपेरों का देश बोला जाता था, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। देखो, पुरानी कहावतों में नहीं जाना, हमारे तो कहावतें भी ऐसी ही नहीं निकलती हैं, अगर सपेरों- धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग होती है। अगर यूरोप ने सपेरों का देश बोला है तो बहुत से ऐसे देश भी हैं जो सोने की चिड़िया बोलते थे। आपका तुलना, किस दौर में? आपका तुलना किस दौर में? पुराने दौर में, जब मुगलों का नाम मत ले लीजिएगा, मुगलों का नाम मत ले लीजिएगा। मैं गुलामी के बोल गुप्ता रहा हूँ। एम्पायर में मैं गोल्डन गुलामों के टाइम गोल्डन पे बोल एज था। रहा हूँ। सर, मैं गुलामों के टाइम पे बोल रहा हूँ। गुप्ता एम्पायर में, मैं गुलामी के टाइम पे बोल रहा हूँ। मौर्य एम्पायर में, हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया ही उसके रहे। बाद लूट लिया मुगलों ने और अंग्रेजों ने। अब तो हमारे अपने लूट रहे कैसे दिखाया हैं। जाता अब तो नीरव मोदी लूट रहा है, अब तो नीरव मोदी लूट रहे हैं, अब तो विजय माल्या लूट रहे हैं, लूट लूट के भाग रहे हैं। कहते हो सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो पासपोर्ट रद्द कर दे जाएंगे। पासपोर्ट रद्द तो नीरव मोदी का करना चाहिए था, पासपोर्ट रद्द तो विजय माल्या का करना चाहिए था, जो देश के अरबों खरबों रुपया लूट कर भाग गए। उनका पूरा पैसा ईडी के ऊपर में उन्होंने आरोप लगाया उनका है कि पासपोर्ट कैसे रद्द नहीं आपने- करते हो। सुनिए मेरी बात, उनका सर हो गया सर। उनका पासपोर्ट रद्द नहीं करते हो उनको भी मौका और दे दो। सड़क पे नमाज पढ़ने वालों को धमकियां देते हो, धमकियां देते हो। देखो मतलब घूम फिर कर इकोनॉमी की बातें, इकोनॉमी की बातें नमाज पर आकर रुक गई हैं। बहरहाल नमाज मुद्दा नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, मैं उनका जवाब दूंगा। अभी ये विजय माल्या के बारे में बोले थे, यहाँ पे देखिए, विजय माल्या क्वेश्चन ईडी रिकवरी ऑफ 14,000 करोड़ से बैंक टू ट्वाइस द डेप्ट ओन्ड बाय विजय माल्या। सारा एक एक रुपया का हिसाब भारत सरकार ने ले लिया है, ईडी ने जब्त कर लिया उनका एक भी हर एक रुपया। 19,000 करोड़ की रिकवरी हुई है, नीरव मोदी की भी, विजय माल्या की भी, सबकी हो गई है। और आज राणा भी आ गया है। सुनिए चौहान साहब, ये भागे किस शासन में थे ये तो बताइए, ठीक है। भागे किस शासन में थे ये? मैं कह रहा हूँ कभी भी भागे, किसी के भी शासन में भागे, किसी ने कांग्रेस के भगाया। शासन में। नहीं, सुनिए मेरी बात, जिस दिन भारत की वित्त मंत्री ये लोकसभा के अंदर बयान दे देंगी कि नीरव मोदी से 14,000 करोड़ की रिकवरी हो गई है, विजय माल्या झूठ बोल रहे हैं। विजय माल्या से रिकवरी हो गई है, हम मान तो लेंगे, विजय माल्या हम झूठ मान बोल रहे लेंगे, हैं। हम मान लेंगे। विजय माल्या जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं क्या? अगर गूगल लिख के दे रहा है तो भारत की वित्त मंत्री को बोलने में शर्म आती है। इकोनॉमिक टाइम्स भारत है। की वित्त ये मंत्री इकोनॉमिक बोलती है टाइम्स है। प्याज महंगी हो रही तो मैं क्या करूं, मैं प्याज क्या नहीं समझ आ रहा है खाती कुछ? हूं। कुछ बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, कांग्रेस के फॉल्ट को ये बीजेपी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट जो है, सवाल जो है वो यही है कि इतना पैसा दिया क्यों कांग्रेस ने, उसके जवाब हैं आपके पास? उसके पास जवाब है क्या? जहाँ एक तरफ देश जो है गरीबी में झेल रहा था, वहाँ आप कुछ उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आज कहा जा रहा है कि आप जो है आज उसी कांग्रेस को उद्योगपतियों से दिक्कत है। आज हाँ, आज बीजेपी को कहा जा रहा है कि वो अडानी और अंबानी की बी फर्म है। ये देश जो है वो बीजेपी नहीं चला रही है, अडानी और अंबानी कंपनी चला रही है। तो क्या उस वक्त माल्या जी चला रहे थे क्या देश को? 60 साल से मुसलमानों को तरक्की नहीं करने दी। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। उन्हें दबा के रखा, वोट बैंक बना के रखा, और आज इन्होंने क्या मुद्दा छेड़ दिया कि जी सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। अबे क्यों पढ़ोगे सड़क पे तुम नमाज? जाके पढ़ो ना मस्जिद के अंदर, मंदिरों पे। लेकिन आर्थिक मंदी, अधिकार में आ रहा है क्या? आर्थिक मंदी जो राहुल गांधी के अकॉर्डिंग आने वाली है टैरिफ को लेकर, उसमें क्या अरे राय है? पप्पू की बात मत करो ना, पप्पू तो पप्पू ही है, उसको तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। फालतू की बकवास बकता है, फालतू में कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अनपढ़ आदमी है, जाहिल अरे आदमी है। पप्पू ना बोलिए, चौहान साहब करें दूरदर्शी हैं। अरे ये चौहान जैसा दूरदर्शी है, जैसे ये वैसे वो दूरदर्शी है। इतना बड़ा पप्पू है, साथ में उसे पप्पी का साथ मिल गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आज तक तुम मुसलमानों को तुम्हारे हक नहीं मिले। ये मुसलमान आज ना तक- है, चौहान साहब है। नहीं चौहान साहब ही सही, जिनकी ये बात कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। आप इनसे ये वाली बात पूछो कि जो 13 साल से आज जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों को कितने ज्यादा लोन मिले, कितना ज्यादा सपोर्ट मिला इस तबके को, कितना ज्यादा इनको आज की एजुकेशन मिली, क्या नहीं मिला ये नहीं बताएंगे। आइए पूरा सुनिएगा। 10 साल तक 2014 से लेकर 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में थी, और आज आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट इसलिए लेके आए कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा था। अगर वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा था और मुसलमानों के हकों को मारा जा रहा था तो नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं उसका मुद्दा 2025 में लेकर आए, ये बताइएगा, ये बताना पड़ेगा। 10 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, कोई बैसाखी की सरकार नहीं थी, किसी का समर्थन नहीं था, न चंद्रबाबू नायडू का समर्थन था, न नीतीश कुमार का था।
न रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान का था, न जयंत चौधरी का। पूर्ण बहुमत की सरकार होने के गुस्सा बाद करने से भी कुछ नहीं होगा। गुस्सा नहीं 10 है। सालों बाद ये गुस्सा नहीं पास कर रहे। दिया, गुस्सा संशोधन नहीं कर दिया, कर तो ये कह रहे हैं कि ये 10 साल तानाशाह पहले कर दी, होना चाहिए था। तानाशाही से कर दी। आज- जांच आज- करा के वक्त लगता है हर चीज अगर में, 10 साल- डिबेट करके आते ही कर देते तो फिर क्या हाल होता। अगर 10 साल पहले ये पास हो जाता तो मुसलमान हमारे समृद्ध हो जाते। आज मुसलमानों के ऊपर रोना नहीं होता, लोगों के ऊपर होना चाहिए था। ये मतलब मान रहे हैं कि आज तक वक्फ को लूटा जा रहा था, ये मान रहे हैं? ये लोकसभा में आपके अल्पसंख्यक मंत्री ने बोला, आपके गृह मंत्री ने बोला, ये भ्रष्टाचार इसका था। उल्टा बोल और दीजिए ना। देश के अंदर जब भी चुनावों की भाषण हुए, सभाएं हुई, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ये बात हो जाती तो हम 2015 में, 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हम बोलते वक्फ बोर्ड पहले पास करो, अमेंड बिल पहले पास करो। 10 साल की सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार होता रहा। अनुराग ठाकुर कह रहे थे ना, अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे? अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे? भ्रष्टाचार होता रहा वक्फ बोर्ड के अंदर, किसी ने सुध नहीं ली। और मैं अनुराग ठाकुर से, अरे और भी लोग बस हैं एक चौहान साहब। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर इस बात का जवाब दे। अगर वक्फ बोर्ड में 10 वर्ष तक भ्रष्टाचार होता रहा और ठाकुर सोता रहा, ठाकुर को होश ही नहीं आया, ठाकुर नींद से नहीं जागा, गाली मारो गोली मारो, ठाकुर को नींद नहीं आई, ठाकुर को जागना चाहिए था। ये जो अभी नमाज का बात बोल रहे थे, मैं सब चीज़ का इनका आंसर दूंगा अच्छे से। नमाज का बोल रहे थे, देखिए फ्रांस में आपको वाकया याद होगा कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे रोड पे, उनके ऊपर में ट्रक चढ़ा दिया गया था। यही वाकया अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए तो इसीलिए मना किया गया कि रोड पे नहीं नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरा चीज़, कभी आपको जो पारंपरिक इनकी जो है ताजिया जैसे निकलती है, ताजिया के लिए बोला गया क्या कभी कि ताजिया नहीं निकलेगी? बोला गया? उनके लिए तो हमेशा परमिशन बोला गया सिर्फ कि अपना जो हाई एक्सटेंशन तार होता है ताजिया का साइज छोटा करो, नहीं तो लोग करंट लगता है, इंसान मर जाएगा। और दूसरी चीज़ जो वक्फ बोर्ड पे जो बोल रहे हैं, देखिए सर, CA/NRC आया तो दिक्कत। आज CA/NRC में क्या बोला इन्होंने कि सबको अब एक जैसा नहीं देख सकते। UCC की बात हुई, आप सबको एक जैसा कैसे देख रहे हैं? समझे? सब प्रॉब्लम यही है इनकी। अगर आज UCC पारित होगा, UCC आज क्यों पारित कर रहा है भाई? जब मोदी जी आए थे तब पारित कर देता। आज ये खुद मान रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं ना कि इसमें भ्रष्टाचार था, ये खुद मान रहे हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल था सर। जो स्ट्रक्चर कमेटी 2006 में बोला गया कि 12,000 करोड़ का इसमें इनकम होता, तो कांग्रेस ने इसमें क्या बोलते हैं मेजर्स क्यों नहीं लिए उस समय? कांग्रेस तो चुप बैठी थी। वो तो खुशी मनाई है कि बीजेपी आई। दिक्कत कांग्रेस से थोड़ी, इनको दिक्कत भाजपा से है ना। बिल्कुल, इनको भाजपा से वही 12,000 करोड़ का जो इनकम होता सर 2006 में, आज देखिए इतने साल हो गए, वो 12,000 करोड़ का इनकम मेरे ख्याल से 24,000 30,000 करोड़ हो जाता। मगर उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। कांग्रेस ने कोई मेजर्स नहीं लिए। कांग्रेस ने तो तथ्य एक इनसे भी पूछ लेते हैं। सर एक चीज और इनसे पूछूंगा सर, आपका अपना घर है? कितना साल लगा सर? लगा 12-15 साल। 12-15 साल। यही सर 2013 में कांग्रेस ने क्या किया? वक्फ बाय यूजर लाया। इनका प्रॉपर्टी को कोई भी बोल सकता था कि अगर इनके पास कागज नहीं है वक्फ बोर्ड के पास में, बोल देंगे कि इनका प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी है, वक्फ कर देंगे, वक्फ बाय यूजर। देखो दो मुद्दे आ गए हैं, एक तो 10 साल बाद क्यों किया, और दूसरा राहुल गांधी के अनुसार ये सब इसलिए हो रहा है, रात को संसद इसलिए खोली जा रही है क्योंकि वहाँ टैरिफ का मुद्दा भटकाना है। देखिए, राहुल गांधी जी को भी किसी ने कुछ गलत शब्दों से संबोधन किया था। मैं तो वैसे उन शब्दों का संबोधन नहीं करना चाहूँगा। देश के बड़े नेता हैं और अक्सर उनके द्वारा जो भी बात कही जाती है उसके मीम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इससे पता लगता है वो कितने गंभीर हैं और लोग कितने गंभीरता से उनको लेते हैं। मुझे याद है कि एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वो छोटे बच्चों को संबोधन कर रहे थे। एक बच्चे ने उनसे NCC की फुल फॉर्म पूछी थी। राहुल गांधी जी एजुकेटेड है ना, एक्सपोर्ट, विदेश से पढ़ के आए हैं, NCC की फुल फॉर्म नहीं पता है, ब्रिटिश से पढ़ के। और ब्रिटिश की अच्छा, वो आपने यही बात भी मेंशन कर दिया। मैं इसमें भी और मैं चाहूँगा थोड़ा कि मेरा कन्वर्सेशन लंबा जाए कि विदेश से पढ़ के कौन आया था? क्या उस वक्त बीजेपी का राज था? उस वक्त देश की जो अंदर शिक्षा नीति थी वो कौन चला रहा था? आप जो है बड़े बड़े नेताओं के अगर बच्चे हो तो आपके पास तो कंट्रोल है कि आप विदेशों में जाके पढ़ सकते हो, लेकिन भारतीय बच्चे जिनके पास में व्यवस्था नहीं है अच्छी एजुकेशन की, वो कहाँ जाएगा भाई? कांग्रेस के ही शासन में कांग्रेस के ही नेता विदेश पढ़ने जाते थे, ये एजुकेशन देश को दी। अखिलेश यादव जी कहाँ से पढ़ के आए हैं? विदेश से पढ़ के आए हैं। चौहान साहब जवाब तो बनता है। जवाब तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक आप फिर भारतीय जनता पार्टी पे पहुंच गए। बोलूंगा, नाम लेके नहीं बोल रहा ना। भारतीय जनता पार्टी के कितने बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं, उस पर एक 10 रुपए की RTI लगा दो। दूसरी बात जो भैया ने बोला, जो भैया ने बोला, मैं तो बोल नहीं रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ।
मैं तो कह रहा 10 रुपए का RTI लगा दो, जवाब सामने आएगा, अगले डिबेट में RTI का जवाब सामने रख देना। भाई साहब ने बोला आपका घर कितना पुराना, मैंने कहा 10-15 साल। बोले बकबोर्ड उंगली रख देता तो बकबोर्ड का हो जाता। समझाना चाहता हूँ, भ्रम मत फैलाइए। सेक्शन 40 और क्या वक्फ का मतलब क्या है? अगर मुसलमानों ने अपनी जमीन दान की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुनिए, अपनी जमीन, ये भी ध्यान रखिए चौहान साहब, अपनी जमीन, अपनी जमीन, मुसलमानों ने अपनी जमीन, और उसमें उस समय पारिवारिक हित का ध्यान नहीं रखा गया, जो आप अमेंडमेंट अभी आप लेकर आए। अपनी जमीन अपनी के स्वेच्छा कोई से। पुख्ता सबूत तो होंगे, कोई कागजात तो होंगे, मैं बता रहा हूँ। यही तो। मैं बताता रहा हूँ। अब सुने, बस एक सेकंड। तो मेरे घर पे बकबोर्ड उंगली कैसे रख देगा? उस हाथ से उंगली नहीं उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर मुसलमान ने मेरे घर को दान ही यही तो नहीं किया, उखाड़ सकते थे। कोई अगर- कोर्ट नहीं जा सकता था, अगर किसी कोई कोर्ट नहीं जा सकता था। नहीं 2000, फिर आपने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि जो भी डिस्प्यूटेड मामले हैं उनकी हाई कोर्ट को और उसको समीक्षा करने का अधिकार है? 2013 में क्यों लिखा आपने? और आज भी आप बोल रहे हो कि जो 2025 तक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हैं उसमें कोई भी इस अमेंडमेंट कानून का लेना देना नहीं है। जो साफ सुथरी प्रॉपर्टी है उस पर कानून का लेना देना तो कानून की प्रॉपर्टी पर ही होगा ना, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर नहीं होगा। एक बात और बोलूंगा, एक बात, वक्फ बोर्ड, एक मिनट बस। लेकिन वक्फ बोर्ड को फिलहाल साइड में रखिए, वक्फ बोर्ड बहुत चल गया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के आज के टाइम पे 10 अप्रैल 2025 को कितने डिस्प्यूटेड मामले चल रहे हैं, इसकी जानकारी प्लस चल रहा है। तो किसके हैं? ये डेटा बता चुके हैं वो 44,000 प्लस चल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? 9,000 केसेस इसका- मुसलमानों के हैं। इसका अगर मतलब- मुसलमान इसे लाभांशित होता तो वो क्यों करता? इसका मतलब- हाई कोर्ट को सर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी खिंचाएगी। मतलब ये है कि वक्फ हाई पे कोर्ट जाने का नहीं, अधिकार वक्फ पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी खिंचाएगी। बहरहाल राहुल गांधी पे मैं वापस आऊंगा। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, चलो आपके हिसाब से वो दूरदर्शी और उनको लग रहा है कि अर्थव्यवस्था खतरे में है। राहुल गांधी एक चीज पर और जोर देते हैं, आरक्षण, जातीय जनगणना, जातिवाद। क्या आरक्षण जातीय आधार पर होना चाहिए? इसमें भी वो दूरदर्शिता कुछ दिख रही है उनकी? देखिए, जातिगत जनगणना भी साइड में रख दो। जनगणना नहीं, आरक्षण। मैं अभी वो कह रहे हैं कि कसम खाता हूं कि 50% की जो सीमा है ठीक है। उसको हम तोड़ेंगे। ठीक है। पूरा का पूरा जो है आरक्षण दे दीजिए। मैं- पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे मैं चौहान आपकी- साहब? मैं आपकी बात को बढ़ा के लेके जाना चाहता हूँ, एक कदम और आगे लेके जाना चाहता हूँ। आरक्षण की भी समीक्षा होनी चाहिए, जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। सीधा जवाब कि इसमें कुछ पारदर्शिता नजर आती है राहुल गांधी को या नहीं? मैं सीधा बोल रहा हूँ, नारी वंदन अधिनियम आपने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पास कर दिया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आपने क्या बोला कि नारी वंदन अधिनियम हम जनसंख्या जनगणना कराएंगे, उसके बाद हम डिलिमिटेशन कराएंगे, तब इसको पास करेंगे। तो एक साथ ही जनगणना नारियों भी के करा लिए दो। जो ये जो बिल आया सर, उसमें सर, सब नारी इंक्लूड सर, है, पूरा हो कोई जाएगा। जाति या मजहब धर्म इंक्लूड नहीं है सर। क्यों 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 नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कैसे? क्या मुस्लिम महिलाओं को किस आधार पे आप दोगे? ओबीसी महिलाओं को किस आधार पे दोगे? दलित महिलाओं को, SC ST ओबीसी को? कौन सा फिलो में कुछ भी मत बोलिए। नहीं, फिलो में नहीं बोल रहा हूँ मैं सबको बोल रहा हूँ। आरक्षण क्या पुरुषों को लेने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं है? आप महिलाओं में मजहब जाति कहाँ इंक्लूड हो गई? क्यों नहीं है महिलाओं के अंदर? हद कर रहे हैं। अगर होती तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी महिला, मुस्लिम महिला को आपने कहाँ पे चुनाव में? एक मिनट, आरक्षण को लेकर जो वो कसम खा रहे हैं कि 50% की सीमा हम तोड़ेंगे, अनुसूचित जाति और मतलब पिछड़ी जातियों को लेकर बड़ा कंसर्न राहुल गांधी रखते हैं। इस वक्त क्या है कि हमारी जो कांग्रेस है या हमारे जो लेफ्ट की जो पार्टीज हैं या विपक्ष की जो पार्टी है वो तोड़ो और राज करो वाले विषय पे काम कर रही है। जैसे पहले मुगल ने किया और उसके बाद में अंग्रेजों ने किया। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये वही कांग्रेस है। और वही कांग्रेस आज कहती है कि हम जातिगत आरक्षण पहले जनगणना कराएंगे और फिर आरक्षण देंगे। ठीक है, मेरा इसमें पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से होना चाहिए, पहला विषय। और उसमें भी आर्थिक मतलब कि गरीब, मतलब वो गरीब जिसको पता है कि मुझे अपनी औकात बदलनी है, वो मेरे नज़र में गरीब नहीं है। जिसको पता कि मेरी औकात 2 बच्चे की खिलाने की नहीं है और वो 4 से 6, 6 से 10 बच्चे पैदा कर रहा है, वो गरीब नहीं है। किसी भी प्रकार से उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए सरकारी। ये गलत। बिल्कुल क्लियर। नरेंद्र मोदी जी कितने भाई बहन है? नरेंद्र किसी को भी सरकारी लाभ नहीं नरेंद्र मोदी मिलना जी चाहिए। कितने भाई बहन है? जैसे समझ लीजिए सर, आज आपने 2010 में मुझे एक झापड़ मारा, ठीक है,
और 2024 अब 25 है, 2025 में लॉ बन गया कि अब अगर कोई झापड़ मारेगा तो उसे जेल हो जाएगी। क्या मैं आपको 2010 में झापड़ मारा हुआ चीज़ को आपको कोर्ट में घसीट सकता हूँ? लॉ तो अब बनी है ना सर, ये गलत कुछ भी बोलेंगे सर। अरे 2 बच्चे का कानून क्यों नहीं आना चाहिए? हर एक के लिए सर इस देश में यूसीसी भी आना चाहिए, हर एक चीज़ होना चाहिए। और जाति जनगणना का जो बात बोल रहे थे, बिहार में जाति जनगणना करवाया ना इन्होंने, क्या हुआ? इन्होंने बोला कि 65% करेंगे, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं 50% से ज़्यादा हम नहीं देंगे। हैदराबाद में, तेलंगाना में, शायद तेलंगाना में, सॉरी कर्नाटका में जाति जनगणना हो चुकी है, क्यों नहीं उसका नंबर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं? क्यों नहीं कांग्रेस कर रही है? बताइए, जवाब दीजिए। सरकार के पास लोकसभा में संख्या है, सरकार संख्या थी 2014 में भी, 2019 में भी। सरकार के पास राज्यसभा में संख्या ले आते ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लेके आए? आपकी मंशा ही नहीं, आपकी मंशा ही नहीं थी, नहीं आपकी मंशा ही नहीं थी कि आप उसको लेकर आओ। आप हमेशा गलत आरोप लगा देते हो विपक्ष के ऊपर। नहीं, कहने को तो 370 को भी है, सब बोलते थे कि 370 नहीं हटेगा, पॉसिबल नहीं, ये बोलते रहते हैं। राम मंदिर फैसले को भी बोलते थे कि बोलते रहते हैं नहीं हटेगा। अभी वक्फ विशेष संशोधन हो चुका है, उसको भी बोलते थे कि कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाए, कृषि कानून लागू करें। अमित शाह जी बोल रहे थे ना, चौड़े होके ऐसे पहलवानों की तरह, ये भारत सरकार का कानून है, सब पर बंधनकारी है, सबको मान्य कर। अरे तो कृषि कानून वापस क्यों ले लिए? क्यों ले लिए? क्यों ले लिए? वो भी तो बंधनकारी थे, किसान मानते। अस्थायी रूप से पॉज किया गया है, रद्द नहीं किया गया, अस्थायी रूप से पॉज किया गया है, होल्ड किया गया क्यों लिए? वापस नहीं लिया चौहान साहब, वापस नहीं लिया। पढ़ लीजिए, क्यों नहीं किया? ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, चिल्लम चिल्ली पहले हो जाती है। गलत बात, गलत बात। नारी बंधन अधिनियम आपने दोनों सदनों में पास किया। नारी को छोड़िए, आप किसान बिल का जो बोल रहे हैं वो वापस नहीं लिया। बहुत इज्जत से मैं आपके पुराने प्रश्न पे आ रहा हूँ। आपने कहा फ्लो में कुछ मत बोलिए, महिलाओं में, जैसा भी आपने बोला कि किसान बिल वापस ले लिया है, वापस नहीं लिया, नहीं वापस नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ लागू क्यों नहीं करा, मैं कह रहा हूँ लागू क्यों नहीं करा। आपने कहा महिलाओं में आरक्षण नहीं होता। जब ये महिलाएं, जब हमारी बहन बेटियां सरकारी नौकरी का फार्म भरती हैं, तब उनको आरक्षण दिया जाता है जाति के मजहब के अनुसार। उस समय आरक्षण लागू होता है और नारी बंधन अधिनियम पर आकर होना चाहिए। ये आरक्षण की बात कर, आरक्षण में 2 बात कैसे हो सकती है? पकड़ के बैठ गए नारी बंधन अधिनियम, उनको भी बोलने दो, बेचारे पीछे से खड़े हैं। चौहान साहब, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, और लोग बन गए, कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। इन्होंने मुझसे मेरे शब्दों के लिए माफी मांगने की बात कही। मैं आज के सिनेरियो की बेसिस से बात कर रहा हूँ, मोदी जी के 60 साल पुराने सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त देश की आबादी थी 40 करोड़ और आज है 140 करोड़। मैं मोदी जी के बारे में बात क्यों करूंगा? आज क्या मैंने जो सवाल पूछा, क्या वो जायज़ नहीं है? क्या आप उनको गरीब मानेंगे जिसको अपनी स्थिति दिख रही है कि मैं शायद अपना भी पेट नहीं पाल पाऊंगा, मैं 1 बच्चे का या 2 बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाऊंगा, और फिर भी वो एक एजेंडे के हिसाब से देश के अंदर जनसंख्या बढ़ाई जा रहा है, तो क्या उसको आप गरीब मानेंगे? क्या उसको गरीबी का जो लाभ मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए? वैसे सवाल मेरा यही है कि दो से मेरा सिर्फ ये मानना है कि आरक्षण सिर्फ SC ST OBC अल्पसंख्यक को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उनको भी मिलना चाहिए जो सवर्ण समाज में आते हैं और गरीबी की रेखा से नीचे आ रहे हैं। आर्थिक आधार पर जैसे आपने बात कही, वही वाली बात होगी ना कि आर्थिक आधार पर दे दीजिए। आर्थिक आधार पर बात होगी ना कि सवर्णों को भी दे दो, राजपूतों को भी दे दो, SC ST को भी दे दो, सब। हाँ, मेंशन क्यों करना है SC ST या सवर्ण? आर्थिक आधार मेंशन कर दीजिए। मैं आर्थिक आधार ही बोल रहा हूँ। और मैंने जो अभी बोला ना कि महिलाओं के, जो आपने बोला ना कि आप बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। महिलाओं को जब सरकारी नौकरी का फार्म भरते हैं तब जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, फीस में छूट मिलती है। और जब अभी हमारा अधिनियम पारित हुआ, चलो रूल रेगुलेशन ही ऐसा है आरक्षण के, इसलिए वो देंगे, वो बदल नहीं सकते हैं। अरे जब बिल आएगा, बदलाव होगा, तब कुछ होगा। आप लास्ट में क्या? सर, नेहरू जी SC ST के आरक्षण के खिलाफ थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये जो मंडल कमीशन जो OBC का जो आया था, उसको उस पर 10 साल धूल पड़ती रही, मगर बेटा बोलता है भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। सर बेहुदा बात है ये चीज़। आज हम 2025 में रह रहे हैं, ना कि 1947 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी को लेकर डिबेट कर रहे थे। अमेरिका ने जो टैरिफ थोपा है उससे भारत में आर्थिक संकट आ सकता है, और राहुल गांधी ने कसम खाई है कि आरक्षण की जो सीमा है उसको हम 50% की जो सीमा है उसको हम तोड़ देंगे। आप लोग प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में रखिए।